डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है लॉस ऑफ स्टॉक इंश्योरेंस क्लेम। लॉस ऑफ स्टॉक के क्वेश्चंस को आप केवल 4 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आप 4 स्टेप को फॉलो करेंगे और 4 स्टेप को फॉलो करके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेट रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा हो तो सबसे पहले आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको लास्ट अकाउंटिंग ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट वो नॉर्मल तरीके से बनेगा जैसे आप बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न आप माइनस कर देंगे। डिफरेंस जो निकल के आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और वहां से आप ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकालेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट की रेट के लिए ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये आपका स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट ध्यान रखिएगा, केवल आपको तभी फॉलो करना है जब क्वेश्चन में रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखी है। अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखी है तो स्टेप फर्स्ट आपका अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद आता है स्टेप सेकंड, प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट की तरह सेम होता है, लेकिन इसका नाम मेमोरेंडम है। मेमोरेंडम का मतलब होता है केवल आप मेमोरी के बेसिस पर बनाते हैं। क्योंकि लॉस ऑफ स्टॉक के केस में जनरली हमने ये देखा है कि अगर मान लीजिए गोडाउन में आग लगती है तो गुड्स के साथ साथ हमारे जितने स्टॉक रजिस्टर्स हैं, अकाउंट्स हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बिजनेसमैन को ये नहीं पता होता कि आग लगने की डेट पर गोडाउन में कितना स्टॉक था। इसके लिए बिजनेसमैन क्या करता है, स्टेप सेकंड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है। इस ट्रेडिंग अकाउंट से ध्यान रखिएगा, इस ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हो जाता है आग लगने की डेट पर। कौन सा क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा? आग लगने की डेट पर। यहाँ पर आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। डेबिट साइड ज्यादा आएगी, क्रेडिट साइड कम आएगी। जो डिफरेंस आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा ऑन द डेट ऑफ फायर। ये वो स्टॉक होगा जो आग लगने की डेट पर आपके गोडाउन में था। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड में आपको कैलकुलेट करना है लॉस ऑफ स्टॉक। क्या कैलकुलेट करना है? लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगा? जो आपने स्टेप सेकंड से क्लोजिंग स्टॉक निकाला है ऑन द डेट ऑफ फायर, वो आप यहाँ लिखेंगे और उसमें से माइनस करेंगे सैल्वेज स्टॉक। सैल्वेज स्टॉक का मतलब ये स्टॉक होता है, वो स्टॉक होता है जो हमने आग से बचा लिया। इसका मतलब मान लीजिए अगर बिजनेस में गोडाउन में आग लगी है और वहां से आपने कोई गुड्स आग से बचा लिया तो उसको सैल्वेज स्टॉक माना जाता है। स्टेप थर्ड में जब आप लॉस ऑफ स्टॉक निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा, जितना स्टॉक आपके गोडाउन में आग लगने की डेट पर था उसमें से सैल्वेज स्टॉक माइनस कर दीजिएगा। जो बचा हुआ स्टॉक आएगा वो आपका लॉस ऑफ स्टॉक माना जाएगा। स्टेप 4, यहाँ पर आप क्लेम का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्लेम का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 में आप क्या ध्यान रखेंगे कि अगर सम इंश्योर, जिसको पॉलिसी अमाउंट भी बोला जाता है, अगर पॉलिसी अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये वही स्टॉक है जो आपने स्टेप सेकंड से निकाला था, जो आपने स्टॉक स्टेप सेकंड से निकाला था। तो आप जब स्टेप 4 में अमाउंट ऑफ क्लेम निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा, आप पॉलिसी अमाउंट का कंपैरिजन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से। अगर आपका पॉलिसी अमाउंट ज्यादा हो और क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कम हो, तब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो आपने स्टेप थर्ड में लॉस ऑफ स्टॉक निकाला था वही आपका अमाउंट ऑफ क्लेम बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका पॉलिसी अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से कम है तो उस केस में आपको क्लेम निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या होगा? लॉस ऑफ स्टॉक जो आपने स्टेप थर्ड से निकाला था उसको पॉलिसी अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको डिवाइड करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से। ध्यान रहेगा। तो अगर आपका पॉलिसी अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से कम है, इसका मतलब मैंने इंश्योरेंस कंपनी से कम अमाउंट की पॉलिसी ली लेकिन गोडाउन में मेरा स्टॉक ज्यादा वैल्यू का था,
तो उस केस में आपको इस फार्मूले को अप्लाई करना है और फार्मूले को अप्लाई करके आपको अपना क्लेम का अमाउंट निकालना है। तो इस तरीके से आप केवल 4 स्टेप में लॉस ऑफ स्टॉक का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक बार चारों स्टेप दोबारा रिपीट कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखी तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसके लिए आप लास्ट अकाउंटिंग ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। अकाउंटिंग ईयर कोई भी हो सकता है, ये फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। स्टेप सेकंड, इस स्टेप सेकंड में आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस ट्रेडिंग अकाउंट में, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में कभी भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकलेगा। यहाँ आपको ग्रॉस प्रॉफिट पहले लिखना पड़ेगा डेबिट साइड में, और अब जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में डिफरेंस आएगा उसको क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बोला जाएगा। इसके बाद स्टेप नंबर 3, यहाँ आप लॉस ऑफ स्टॉक निकालते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगा? यहाँ से जो क्लोजिंग स्टॉक निकला उसमें से जितना आपने आग से स्टॉक बचा लिया, जिसको आप सैलवेज बोलते हैं, माइनस कर दीजिए, ये आपका लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा। और उसके बाद स्टेप नंबर 4 में अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप लॉस ऑफ स्टॉक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, इफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन ऑन कॉस्ट। कई बार आपको क्वेश्चन में जो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट है वो क्वेश्चन में कॉस्ट पे दे रखी होती है। किस पे दे रखी होती है? कॉस्ट पे। तो उस केस में आप ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेल्स इंटू रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इज इट क्लियर? लेकिन अगर यही ग्रॉस प्रॉफिट की रेट सेल्स पे दे रखी है तो उस केस में ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कैसे निकालेंगे? सेल्स इंटू रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100। वहां पर नीचे प्लस रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऐड नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में मुझे बता नहीं रखा कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे है या सेल्स पे है, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट की रेट सेल्स पर मानी चाहिए। इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपको क्वेश्चन में स्टॉक को अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड करके दिया जाता है। अंडर वैल्यूड का मतलब ये होता है कि मैंने स्टॉक को कॉस्ट से कम पे दिखाया है, और ओवर वैल्यूड का मतलब होता है कि मैंने स्टॉक को ज्यादा वैल्यू पे दिखाया है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में स्टॉक को अंडर वैल्यूड करके दिखाया, अंडर वैल्यूड करके मतलब कम करके दिखाया है, तो आपको उस स्टॉक की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ स्टॉक अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ स्टॉक इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्टॉक, जितना स्टॉक आपको दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस अंडर वैल्यूएशन। 100 माइनस अंडर वैल्यूएशन का मतलब ये हुआ, सपोज मैंने स्टॉक को 10% कम पे वैल्यू किया था, तो नीचे मैं क्या लिखूंगा? 100 माइनस 10, इसका मतलब नीचे कितना हो जाएगा? 90, ऊपर कितना लिखेंगे? 100। उसी तरीके से अगर स्टॉक को ओवर वैल्यूड किया है, ओवर वैल्यूड का मतलब यह है कि मैंने उसको कॉस्ट से ज्यादा पे दिखाया, तो उस केस में आप क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा, स्टॉक की कॉस्ट निकालेंगे। वो कैसे निकलेगी? वैल्यू ऑफ स्टॉक इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस ओवर वैल्यूएशन। यहाँ ध्यान रखना, अगर ओवर वैल्यूड है मेरा स्टॉक तो मैं नीचे जितने से ओवर वैल्यू किया है, जितने से स्टॉक को ज्यादा दिखाया, उतना परसेंट नीचे ऐड करूंगा। सपोज मैंने अपने स्टॉक को 20% ज्यादा से वैल्यू पर दिखाया, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? 100 प्लस, नीचे आएगा 100 प्लस 20%, और ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा? वैल्यू ऑफ स्टॉक से। तो ध्यान रखिएगा, लॉस ऑफ स्टॉक के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करेंगे केवल 4 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, और 4 स्टेप से ज्यादा कोई भी आपको ज्यादा स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट, जब भी आप लॉस ऑफ स्टॉक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और वहां पर जो पॉइंट हो वो अंडर वैल्यूशन और ओवर वैल्यूशन का हो, तो कई बार आपको क्वेश्चन में बताता नहीं है कि कौन से स्टॉक को ओवर या अंडर वैल्यू किया। तो उस केस में ध्यान रखना, अगर ये नहीं बता रखा कि कौन सा स्टॉक ओपनिंग या क्लोजिंग, कौन से स्टॉक को अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू किया है, और क्वेश्चन में केवल स्टॉक वर्ड दे रखा है, केवल क्या वर्ड दे रखा है? स्टॉक, तो उस केस में ध्यान रखिएगा, स्टॉक का मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों से होता है। तो उस केस में आपको दोनों स्टॉक को कॉस्ट पे लेकर आना पड़ेगा।
लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देता है कि ओपनिंग स्टॉक में मैंने अंडर वैल्यूशन किया, क्लोजिंग स्टॉक में मैंने ओवर वैल्यूशन किया, तो उस केस में केवल उसी स्टॉक को कॉस्ट में लेकर आना पड़ेगा जिस स्टॉक में ओवर और अंडर वैल्यूशन। क्लियर? ओके।